कारगिल विजय दिवस, जब भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। 26 जुलाई भारत के इतिहास की वो तारीख जब तिरंगा सिर्फ एक पहाड़ की चोटी पर नहीं बल्कि पूरे देश के आत्म सम्मान पर लहराया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस युद्ध की शुरुआत किसी बड़े हमले से नहीं हुई थी। ये शुरू हुई थी एक चरवाहे की सतर्क निगाह से। साल 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की उम्मीदें बढ़ रही थी। कुछ ही महीने पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस से लाहौर गए और दोनों देशों ने संबंध सुधारने की बात की थी। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान की सेना एक ऐसी योजना पर काम कर रही थी जिसने दक्षिण एशिया को युद्ध की आग में झोंक दिया। आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कारगिल युद्ध आखिर शुरू कैसे हुआ, पाकिस्तान की असली योजना क्या थी, भारत को इसकी जानकारी कैसे मिली और कैसे भारतीय सेना ने दुनिया की सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक लड़कर इतिहास रच दिया। 1998 में भारत पाकिस्तान दोनों ने परमाणु परीक्षण किए। भारत ने मई 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण किया। कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने चगई में अपने परमाणु परीक्षण किए। पूरी दुनिया को डर था कि दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद 19 फरवरी 1999 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सदाए सरहद बस से लाहौर पहुंचे। भारत और पाकिस्तान ने लाहौर घोषणा यानी कि लाहौर डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए और शांति का संदेश दिया। दुनिया को लगा कि दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होंगे, लेकिन पर्दे के पीछे एक अलग कहानी चल रही थी। जब दोनों देशों के नेता शांति की बात कर रहे थे, उसी समय पाकिस्तान की सेना ने कुछ शीर्ष अधिकारियों ने एक गुप्त सैन्य योजना तैयार की। इस योजना का उद्देश्य था नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय ऊंची चोटियों पर कब्जा करना, श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर दबाव बनाना, सियाचिन क्षेत्र पर भारत की सैन्य स्थिति कमजोर करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर मुद्दे को फिर से उभारना। इन घुसपैठियों में केवल आतंकवादी नहीं थे। बाद में मिले दस्तावेजों, हथियारों और पहचान के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि इनमें पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री NLI के सैनिक शामिल थे। अब सवाल आता है, कारगिल ही क्यों? कारण है इसकी भौगोलिक स्थिति। कारगिल क्षेत्र लद्दाख की ओर जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण मार्ग के पास स्थित है। अगर दुश्मन ऊंची चोटी पर बैठ जाए तो नीचे गुजरने वाली सड़क उसकी निगरानी और हमले की सीमा में आ जाती है। यही सड़क श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। युद्ध के समय ये मार्ग भारतीय सेना के लिए जीवन रेखा होता है। इसलिए इन चोटियों का महत्व केवल पहाड़ नहीं बल्कि पूरे लद्दाख की सुरक्षा से जुड़ा था। मई 1999 स्थानीय चरवाही तासी नामग्याल अपने याक को खोजते हुए पहाड़ों की ओर गए। उन्हें कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए जो भारतीय चौकियों के आसपास गतिविधियां कर रहे थे। उन्होंने तुरंत भारतीय सेना को इसकी सूचना दी। पहले इसे सीमित घुसपैठ माना गया, लेकिन जब सेना ने गश्त बढ़ाई तो स्थिति बेहद गंभीर निकली। दुश्मन कई ऊंची चोटियों पर पहले से मौजूद था और उसने मजबूत बंकर बना लिए थे। अब यह सिर्फ घुसपैठ नहीं बल्कि एक सुनियोजित सैन्य चुनौती थी। सोचिए, दुश्मन लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर बैठा है, तापमान 0 से कई डिग्री नीचे, ऑक्सीजन बेहद कम और भारतीय सैनिकों को नीचे से ऊपर चढ़कर हमला करना है। आर्मी एक्सपर्ट मानते हैं कि पहाड़ों में युद्ध का सबसे बड़ा लाभ उस सेना को मिलता है जो ऊंचाई पर होती है। यही कारण था कारगिल युद्ध आधुनिक सैन्य इतिहास की सबसे कठिन पर्वतीय लड़ाइयों में गिना जाता है। स्थिति स्पष्ट होते ही भारत सरकार ने सेना को कब्जा की गई सभी भारतीय चौकियों को वापस लेने का आदेश दिया और एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया, भारतीय सेना LOC पार नहीं करेगी। इसका उद्देश्य था भारत अपनी कार्रवाई को केवल अपनी सीमा के भीतर रखे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिक बढ़त बनाए रखे। इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। ये वो अभियान था जिसने आगे चलकर भारत के सैन्य इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अपना नाम दर्ज कराया। लेकिन सवाल था, क्या भारतीय सेना इतनी ऊंचाई पर बैठे दुश्मन को हटा पाएगी? क्या भारत अपनी हर चौकी वापस हासिल कर पाएगा? और कैसे तोलोलिंग, टाइगर हिल और पॉइंट 4875 जैसी चोटियां भारतीय वीरता की पहचान बन गईं? कैसे पाकिस्तान की सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर कारगिल की ऊंची चोटी पर कब्जा कर लिया? अब भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी 18,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे दुश्मन को नीचे से चढ़कर हराना। वॉर स्ट्रेटेजिस्ट के अनुसार जो सेना ऊंचाई पर होती है उसे लगभग 7% टैक्टिकल एडवांटेज मिलता है। लेकिन भारतीय सेना ने इतिहास बदल दिया। भारत ने आधिकारिक रूप से ऑपरेशन विजय शुरू किया। इस अभियान का केवल एक उद्देश्य था, भारत की हर इंच जमीन वापस लेना। उस समय भारतीय सेना ने लगभग 2 लाख सैनिकों को विभिन्न चरणों में ऑपरेशन से जोड़ा, जबकि वास्तविक लड़ाई लगभग 30,000 सैनिक कारगिल सेक्टर में तैनात रहे। ये भारत के सबसे बड़े हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री ऑपरेशन में एक था। 26 मई 1999 को भारतीय वायुसेना ने भी अपना अभियान शुरू किया। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर।
ये पहला अवसर था जब भारतीय वायुसेना ने इतनी अधिक ऊंचाई पर बड़े पैमाने पर एयर पावर का उपयोग किया। मिराज एयरक्राफ्ट ने लेजर गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर दुश्मन के बंकरों और सप्लाई डिपो का निशाना बनाया। युद्ध विशेषज्ञ मानते हैं कि मिराज की स्टीक बॉम्बिंग ने युद्ध का रुख बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत कम लोग जानते हैं कि कारगिल युद्ध केवल पहाड़ों में नहीं लड़ा गया। भारतीय सेना ने भी ऑपरेशन तलवार शुरू किया। इंडियन नेवी ने अरेबियन सी में अपने लगभग पूरे वेस्टर्न फ्लीट को तैनात कर दिया। पाकिस्तान के कराची पोर्ट के आसपास रणनीतिक दबाव बनाया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान की समुद्री सप्लाई लाइन पर बड़ा दबाव बना और उसकी ऑयल सप्लाई प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया। कारगिल युद्ध की पहली बड़ी सफलता थी तोलोलिंग पीक। ये चोटी NH-1A पर नजर रखती थी। जब तक तोलोलिंग दुश्मन के कब्जे में थी तब तक श्रीनगर से ले जाने वाली सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी। भारतीय सेना ने कई दिनों तक लगातार हमला किया। ऊपर बैठे मशीन गन्स, मोटार, स्नाइपर सब कुछ भारतीय सैनिकों पर बरस रहा था। इसके बावजूद करीब 2 सप्ताह की भीषण लड़ाई के बाद 13 जून 1999 भारतीय सेना ने तोलोलिंग पर तिरंगा फहरा दिया। ये कारगिल युद्ध का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। पूरे देश में उत्साह की लहर दौड़ गई। तोलोलिंग के बाद अगला लक्ष्य था पॉइंट 5140। यहीं से सामने आए एक ऐसे अधिकारी जिनका नाम आज हर भारतीय गर्व से लेता है, कैप्टन विक्रम बत्रा। 13 J&K राइफल, जिन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व किया, रात के अंधेरे में लगभग सीधी चढ़ाई की, दुश्मन के कई बंकर्स नष्ट किए और 20 जून 1999 को पॉइंट 5140 भारत के कब्जे में आ गया। यहीं जीत के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा ने वो ऐतिहासिक संदेश दिया, ये दिल मांगे मोर। ये केवल एक डायलॉग नहीं था बल्कि पूरे भारत के आत्मविश्वास की आवाज़ बन गया। अब बारी थी कारगिल युद्ध के सबसे कठिन लड़ाई की, टाइगर हिल। ऊंचाई लगभग 16,700 फीट। ये पूरी घाटी पर नजर रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण चोटियों में से एक। भारतीय सेना ने कई दिशाओं पर हमला करने की योजना बनाई। कुछ जवान लगभग खड़ी चट्टानों पर रस्सियों के सहारे चढ़े। कई घंटे लगातार गोलीबारी, शून्य से नीचे तापमान, कम ऑक्सीजन, लेकिन भारतीय सैनिक पीछे नहीं हटे। 4 जुलाई 1999 टाइगर हिल पर भारतीय तिरंगा लहरा रहा था। ये जीत केवल सैन्य सफलता नहीं थी बल्कि पाकिस्तान की पूरी रणनीति के टूटने का संकेत थी। दुनिया भर की मीडिया ने इसे भारत की बड़ी जीत बताया। टाइगर हिल के बाद स्थिति तेजी से बदलने लगी। अमेरिका सहित कई देशों ने पाकिस्तान से LOC का सम्मान करने की बात कही। 4 जुलाई 1999 पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मुलाकात की। इसके बाद पाकिस्तान पर अपनी सेना वापस बुलाने का दबाव बढ़ गया। युद्ध अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका था, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। सबसे बड़ी कुर्बानियां भी बाकी थी। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, इन वीरों ने कैसे अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को विजय दिलाई। भारत ने आखिर कितनी कीमत चुकाई और क्यों हर साल 26 जुलाई पूरे देश के लिए गर्व का दिन बन गया। कैसे पाकिस्तान ने कारगिल की ऊंची चोटी पर कब्जा किया, कैसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय, वायुसेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर और नौसेना ने ऑपरेशन तलवार के जरिए जवाब दिया। तोलोलिंग और टाइगर हिल जैसी रणनीतिक चोटियों पर भारत ने दोबारा तिरंगा फहराया, लेकिन युद्ध की सबसे बड़ी कीमत अभी चुकानी बाकी थी। टाइगर हिल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाइयों में से एक थी पॉइंट 4875। आज की इस चोटी को बत्रा टॉप के नाम से भी जाना जाता है। 7 जुलाई 1999 13 J&K राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे थे। लड़ाई बेहद नज़दीक की दूरी पर हो रही थी। जब एक साथी अधिकारी घायल हुए तो कैप्टन बत्रा उन्हें बचाने आगे बढ़े। इसी दौरान दुश्मन की गोली लगने से वो वीरगति को प्राप्त हुए। उनके अदम्य साहस के लिए उन्हें परमवीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। उनका संदेश, ये दिल मांगे मोर, आज भी भारतीय सेना के साहस का प्रतीक माना जाता है। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, 111 गोरखा राइफल के युवा अधिकारी। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, जिन्होंने दुश्मन की कई चौकी पर लगातार हमला किया, गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो आगे बढ़ते रहे। अंतिम बंकर पर कब्जा करने के बाद उन्होंने वीरगति प्राप्त की। उन्हें भी परमवीर चक्र मरणोपरांत प्रदान किया गया। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, सिर्फ 19 वर्ष की उम्र, 18 ग्रेनेडियर के जवान, टाइगर हिल पर हमला करने वाली घातक प्लाटून का हिस्सा। दुश्मन की भारी गोलीबारी में उन्हें कई गोलियां लगी, फिर भी उन्होंने चट्टान पर चढ़कर रस्सियां बांधी जिससे बाकी सैनिक ऊपर पहुंच सके। उन्होंने लड़ाई जारी रखी। उनके असाधारण साहस के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वो कारगिल युद्ध के जीवित परमवीर चक्र विजेताओं में से एक हैं। राइफलमैन संजय कुमार, 13 J&K राइफल के राइफलमैन संजय कुमार ने दुश्मन के मशीन गन पोस्ट पर अकेले हमला किया।
गोली लगने के बावजूद उन्होंने दुश्मन की मशीन गन अपने कब्जे में ली और उसी से जवाबी फायर किया। उनकी वीरता ने पूरी टुकड़ी की प्रगति का रास्ता खोल दिया। उन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लगातार लगभग 2 महीने तक चले संघर्ष के बाद 26 जुलाई 1999 भारत ने घोषणा की कि कारगिल क्षेत्र की सभी प्रमुख भारतीय चौकियां वापस कर ली गई हैं। यही दिन आज कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। युद्ध की कीमत हर जीत की एक कीमत होती है। कारगिल युद्ध में 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए, 1300 से अधिक सैनिक घायल हुए। हर जीत की एक कीमत होती है। कारगिल युद्ध में 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए, 1300 से अधिक सैनिक घायल हुए। पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक संख्या बहुत कम बताई गई, लेकिन डाटा के अनुसार लगभग 1000 या उससे अधिक सैनिक और घुसपैठिए मारे गए। ये युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं, हजारों परिवारों के जीवन में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। कारगिल युद्ध के बाद भारत ने कई बड़े कदम उठाए। कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई, सीमा पर निगरानी बढ़ाई गई, हाई एल्टीट्यूड वारफेयर के लिए विशेष प्रशिक्षण उपकरणों में निवेश बढ़ा, खुफिया एजेंसियों और तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन को मजबूत किया गया। आधुनिक हथियार, ड्रोन, सैटेलाइट निगरानी और बेहतर संचार प्रणालियों पर अधिक ध्यान दिया गया। आज भारतीय सेना की पर्वतीय युद्ध क्षमता दुनिया की सबसे सक्षम सेनाओं में गिनी जाती है। क्या आप जानते हैं, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने एलओसी पार नहीं की, जबकि सैन्य दृष्टि से ऐसा करना आसान विकल्प माना जा सकता था। भारत ने ये निर्णय अंतर्राष्ट्रीय कानून और अपनी रणनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया। कारगिल युद्ध के समय मिराज विमानों द्वारा की गई स्टिक बमबारी ने दुश्मन के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को नष्ट किया। द्रास को दुनिया के सबसे ठंडे आबादी स्थानों में गिना जाता है, जहां सर्दियों में तापमान -40 डिग्री से -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दोस्तों, हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं, जो देश की सीमाओं पर कोई सैनिक जाग रहा होता है। कारगिल हमें केवल एक युद्ध की कहानी नहीं सुनाता, यह हमें सिखाता है कि देश की रक्षा केवल हथियारों से नहीं, बल्कि साहस, अनुशासन और बलिदान से होती है। आज जब भी आप तिरंगे को हवा में लहराते देखें, तो उन 527 वीरों को जरूर याद करें, जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए न्यौछावर कर दिया। 26 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं, ये भारत के साहस, भारतीय सेना के पराक्रम और अमर शहीदों के बलिदान का प्रतीक है। जय हिंद। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कारगिल के असली इतिहास को जान सकें। और ऐसे ही तथ्याधारित भारतीय इतिहास रक्षा पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।